टॉपिक इज emergence ऑफ opposition parties. देखिए दिस फेज ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, ये ऐसा टाइम था कि कांग्रेस जो थी डोमिनेंट पार्टी थी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा नहीं था कि एग्जिस्ट नहीं करती थी, एग्जिस्ट करती थी, लेकिन ये जो पार्टीज हैं वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं थी, या कह लीजिए इतनी पावरफुल नहीं थी कि कांग्रेस को किसी तरह का कोई ऑपोजिशन या कोई चैलेंज दे सकें। ठीक है, फिर भी इस दौरान कुछ पार्टीज का इमरजेंस हुआ, जैसे हमने कुछ के बारे में पढ़ा भी। ठीक है, तो जैसे हमने देखा पहले, इट इज नॉट दैट इंडिया डिड नॉट हैव द ऑपोजिशन पार्टीज ड्यूरिंग दिस पीरियड. While discussing the results of the election, we have already came across the names of many parties other than Congress. Even then, India had a large number of diverse and vibrant opposition parties that many of other multi-party democracies. Some of these had come into being before the first general election in 1952. ठीक है ना, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि ऐसा नहीं था कि पॉलिटिकल पार्टीज थी नहीं, थी, और कुछ ऐसी थी जो कि इंडिपेंडेंस से पहले ही एग्जिस्टेंस में आ चुकी थी, ऐसा नहीं इंडिपेंडेंस के बाद ही आई. सम ऑफ दीज पार्टीज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री इन 60s एंड 70s. तो बाकी इन पार्टीज ने, ये जो पार्टीज थी उस वक्त की ऑपोजिशन पार्टीज थी, इन्होंने 70s और 60s में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. शुरुआत के तीन जनरल इलेक्शन है वो तो डोमिनेटेड थे कांग्रेस के, लेकिन उसके बाद ये जो पार्टीज थी, ऑपोजिशन पार्टीज थी, इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. द रूट्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द नॉन कांग्रेस पार्टीज ऑफ टुडे कैन बी ट्रेस्ड टू वन और द अदर ऑपोजिशन पार्टीज ऑफ द 1950s. आज जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर हम इनकी रूट्स को ट्रेस करना चाहें तो वो सारी की सारी ये जो पार्टीज थी 1950s की ऑपोजिशन पार्टीज थी, इनमें से किसी ना किसी में वो जो रूट्स हैं वो हमको मिल जाएंगी. All these opposition parties succeeded in gaining only a token representation in the Lok Sabha and state assemblies during this period, yet their presence played a crucial role. हालांकि कोई सिग्निफिकेंट पोजीशन नहीं मिली इनको, ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने जो पॉलिटिक्स थी इसके बाद की पॉलिटिक्स थी, या जो डोमिनेंट फेज के बाद की पॉलिटिक्स थी, उसमें बड़ा ही क्रूशल रोल प्ले किया. These parties offered a sustained and often principled criticism of the policies and practices of the Congress party. तो जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो इन लोगों ने किया वो था कि जो कांग्रेस पार्टी है उसकी जो पॉलिसीज थी, उसकी जो प्रैक्टिसेस थी, उन प्रैक्टिसेस को और पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया और एक सस्टेन्ड तरीके से, एक कंटिन्यूस तरीके से उसको क्रिटिसाइज करते रहे, सो दैट कांग्रेस पार्टी के वर्किंग के ऊपर चेक रह सके. दिस kept the ruling party under check and often challenged the balance of power within the Congress by keeping democratic politics alive. तो इसने क्या किया, इन ऑपोजिशन पार्टीज ने हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को अलाइव रखा. These parties prevented the resentment within the system from turning anti-democratic. These parties also groomed the leaders who were to play a crucial role in the shaping of the country. और क्या इंपॉर्टेंट काम किया इन ऑपोजिशन पार्टीज ने, कि जो लोगों में एक रिजेंटमेंट थी उसको एक रेवोल्यूशन या एक एंटी डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट कन्वर्ट होने से बचा लिया, और जो नए लीडरशिप थी उसको ग्रूम करने में या शेप करने में, उनको ग्रो करने में मदद की, जिन्होंने फिर आने वाले समय में हमारी कंट्री की पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. In the early years, there was a lot of mutual respect between the leaders of the Congress and those of the opposition. The interim government that ruled the country after declaration of independence and the first general election included opposition leaders like B.R. Ambedkar, Shyama Prasad Mukherjee in the cabinet. Jawaharlal Nehru often referred to his fondness for the Socialist Party and invited socialist leaders like Jai Prakash Narayan to join the government. This kind of personal relationship with and respect for political adversaries declined after party competition grew more intense. तो शुरुआत में जो ये लीडरशिप थी, चाहे वो कांग्रेस के थे या ऑपोजिशन के थे, इनमें काफी म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी, एक दूसरे को काफी रिस्पेक्ट करते थे. जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी इंडिपेंडेंस के बाद, उसमें कई ऐसे लोग थे जो कि एक कांग्रेस के नहीं थे, लेकिन उनको शामिल किया गया, जैसे कि बी आर अम्बेडकर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे,
फिर जयप्रकाश नारायण थे, जो ऑपोजिशन के थे, जो कांग्रेस के नहीं थे, उन लोगों को भी बुलाया गया और उनको भी कैबिनेट में मेंबर बनाया गया, मिनिस्टर बनाया गया। तो एक तरह से लोगों में उस वक्त ट्रस्ट था एक दूसरे के लिए और रिस्पेक्ट थी, चाहे वो ऑपोजिशन पार्टीज के ही क्यों ना थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता रहा हमारी पॉलिटिक्स का, वैसे वैसे ये जो एडवर्सरीज थी, पॉलिटिकल कंपटीशन जो बढ़ता चला गया और वो राइवल बनते चले गए। Thus, this first phase of democratic politics in our country was quite unique. The inclusive character of the national movement led by the Congress enabled it to attract different sections, groups, and interests, making it a broad based social and ideological coalition. तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट फेज था ना ये हमारी पॉलिटिक्स का, ये बड़ा ही यूनिक था, अपने आप में बड़ा यूनिक था। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो कांग्रेस थी इसका एक ऑल इंक्लूसिव कैरेक्टर था, जिसमें वो अलग अलग सेक्शंस, ग्रुप्स और इंटरेस्ट को एक साथ लेकर चल रही थी, और अपने आप में ही कांग्रेस अपने आप में ही एक आइडियोलॉजिकल कोलिशन थी। एंड द wait a minute, the key role of the Congress in the freedom struggle thus gave it a head start over others. तो जो एक इम्पॉर्टेंट रोल कांग्रेस ने स्ट्रगल में प्ले किया, उस वजह से ये ना काफी बाकी पार्टी से काफी आगे रहे और इन्होंने जबरदस्त शुरुआत की। As the ability of the Congress to accommodate all interest and all aspirants for political power steadily declined, other political parties started gaining significance. तो शुरुआत में जैसे कांग्रेस एक कोलिशन थी of different divergent groups and interests, तो कांग्रेस जुड़ी रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे कांग्रेस की ये कैपेसिटी टू अब्सॉर्ब एंड अकोमोडेट एवरीवन डिक्लाइंड, वैसे वैसे वो ग्रुप्स कांग्रेस से टूट के अलग पार्टीज या पॉलिटिकल पार्टीज बनते चले गए। दस कांग्रेस डोमिनेंस constitutes only one phase in politics of the country. We shall come to other phases in the later parts of the textbook. तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक फेज था कांग्रेस के डोमिनेंस का शुरुआत में, लेकिन बाकी जो अलग दूसरे फेजेस हैं उनको हम अगले बाकी चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। अलॉन्ग विद दिस we have certain add-ons to go through, like here is a picture of the interim government. I would like to discuss this with you. देखिए आप ये देख रहे हैं, ये हमारी है नेहरूज कैबिनेट आफ्टर द स्वेरिंग इन ऑफ चक्र सी राजगोपालाचार्य एज गवर्नर जनरल इन 1948, है ना। ये इंटरिम गवर्नमेंट थी फर्स्ट जनरल इलेक्शन से पहले। तो इसमें सब जो प्रोमिनेंट लीडर थे वो ऑपोजिशन के भी थे, यानी कि अदर देन कांग्रेस भी थे, जिसमें देखिए अब कौन कौन है। मौलाना आज़ाद हैं, नेहरू हैं, रफ़ी अहमद किदवई हैं, बलदेव सिंह, सी राजगोपालाचार्य, वल्लभ भाई पटेल, राजकुमारी अमृत कौर, जॉन मैथाई, जगजीवन राम, देन एम गाडगिल, मिस्टर नियोगी, डॉक्टर अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मिस्टर गोपाल स्वामी अयंगर एंड जयराम दास दौलत राम। तो इसमें पूरा ऑर्डर दिया है कि कौन कौन कहाँ है, यू कैन सी टू इट। देन another thing which would like to, we have already I think talked about other parties, but this Janasangh we have already talked about. There's another cartoon here which I would like to discuss with you. See, if you can see here, there's a kind of tug of war going on. Okay, and Nehru is sitting on the tree, and there are certain people who are trying to pull this tree down. तो मतलब कहने का टग ऑफ वॉर में दोनों तरफ जो टीम्स हैं अपनी अपनी साइड पुल करती हैं, लेकिन कांग्रेस का इतना जबरदस्त होल्ड था कि फाइटिंग विद कांग्रेस वाज लाइक फाइटिंग और पुलिंग अ काइंड ऑफ अ ट्री, राइट। सो इन टग ऑफ वॉर 19th August 1954 is a cartoonist expression of the relative strength of the opposition and the government. Sitting on the tree are Nehru and his cabinet colleagues. Trying to topple the tree are opposition leaders like A.K. Gopalan, Acharya Kripalani, N.C. Chatterjee, Srikantan Nair and सरदार हुकम सिंह। ठीक है, तो ये शो करता है कि किस तरह से क्या स्ट्रेंथ थी 1954 में कांग्रेस पार्टी की। स्वतंत्रता पार्टी के बारे में आई थिंक हमने नहीं पढ़ा था, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। स्वतंत्रता पार्टी ये अगस्त 1959 में बनी थी नागपुर रेजोल्यूशन के बाद कांग्रेस के। ठीक है, जब कांग्रेस ने लैंड सीलिंग्स लगाई टू टेक ओवर ऑफ फूड ग्रेन्स ट्रेड बाय द स्टेट एंड अडॉप्शन ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग। द पार्टी वाज लेड बाय ओल्ड कांग्रेसमैन। इस पार्टी के लीडर थे पुराने कांग्रेस के ही लीडर थे, जैसे कि सी राजगोपालाचार्य, के एम मुंशी, एन जी रंगा एंड मीनू मसानी। द पार्टी स्टूड आउट फ्रॉम अदर्स इन टर्म्स ऑफ
पोजीशन ऑन इकोनॉमिक इश्यूज। तो ये बाकी पार्टी से अलग किस इश्यूज पे थी? इकोनॉमिक इश्यूज पे। इकोनॉमिक इश्यूज पे दे वर नॉट happy the way Congress was going, and therefore they were different. Swatantrata Party wanted the government to be less and less involved in controlling the economy. It believed that prosperity could come through individual freedom. तो एक तरह से कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करती थी ये जो पार्टी थी कि इंडिविजुअल को फ्रीडम दी जानी चाहिए, उसी से प्रॉस्पेरिटी आएगी। इट वाज क्रिटिकल ऑफ द डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ द स्टेट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी। तो जो स्टेट की इंटरवेंशन की बात करती थी कांग्रेस, गवर्नमेंट को इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसके ये लोग क्रिटिक्स थे या उसके खिलाफ थे। और सेंट्रलाइज प्लानिंग की बात भी करती थी कांग्रेस की, गवर्नमेंट जो है सेंट्रलाइज्ड सेंट्रल से प्लानिंग होगी डेवलपमेंट की, और नेशनलाइजेशन होगा बड़े बड़े रिसोर्सेज और इंडस्ट्रीज का, बैंक्स का, उसके भी ये लोग खिलाफ थे। इट इंस्टेंट फेवर्ड एक्सपेंशन ऑफ अ फ्री प्राइवेट सेक्टर। तो ज्यादातर ये किसके फेवर में थे? फ्री प्राइवेट सेक्टर। जैसे मैंने आपको कहा कि मोर ऑफ अ कैपिटलिस्ट काइंड ऑफ आइडियोलॉजी इनकी थी। Swatantrata Party was against land seizing in agriculture and opposed cooperative farming and street trading. It was also opposed to the progressive tax regime and demanded dismantling of licensing regime. It was critical of the policy of the non-alignment and maintaining friendly relation with the Soviet Union. क्योंकि ये थोड़े से कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के थे, तो ये लोग नॉन अलाइंड मूवमेंट या पॉलिसी के भी खिलाफ थे, और हमारे जो क्लोजर टाई हो रहे थे सोवियत यूनियन के साथ, उसके भी खिलाफ थे। Swatantrata Party gained strength in different parts of the country by way of merger with numerous regional parties and interests. It attracted landlords and princes of what wanted to protect their lands and status, or that they was being threatened by the land reform legislation. तो ज्यादातर इस पार्टी को सपोर्ट किससे मिल रही थी? लैंडलॉर्ड एंड प्रिंसेस से। ये वो लोग थे जिनसे सरकार उनकी जमीन ले रही थी और जो है लैंड रिफॉर्म्स ला रही थी। जो लैंडलेस पुअर वर्कर्स थे, फार्मर्स थे, उनको ये जमीन देना चाहती थी, इसलिए उनसे ली जा रही थी ये जमीन। तो ये पार्टी बेसिकली इनकी पार्टी थी, और उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने का काम कर रही थी कि ये जो प्रिंसेस हैं इनसे, या जो लैंडलॉर्ड्स हैं इनसे इनकी जमीन ना ली जाए। The industrialists and the business class who were against the nationalization and licensing policies also supported the party. तो ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे जो नेशनलाइजेशन यानी कि बड़ी कंपनीज की गवर्नमेंट कंट्रोल के खिलाफ थे, वो भी इस पार्टी को सपोर्ट करते थे। Its narrow social base and the lack of dedicated cadre of the party did not allow it to build a strong organizational network. तो इसका जो सोशल बेस था वो बड़ा नैरो था, मतलब सोसाइटी का बहुत छोटा सेक्शन जो था इसको सपोर्ट करता था, और इसमें कोई डेडिकेटेड कैडर नहीं था, मतलब डेडिकेटेड मेंबरशिप नहीं थी। तो इस वजह से ये पार्टी कोई बड़ा स्ट्रांग और ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क एस्टेब्लिश करने में कामयाब नहीं हुई। इसके प्रोमिनेंट लीडर थे श्री राजगोपालाचार्य, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, a senior leader of congressman and literary writer, close associate of Mahatma Gandhi, member of Constituent Assembly, first Indian to be the Governor General of India, Minister of Union Cabinet, later became Chief Minister of Madras State, first recipient of Bharat Ratna Award, founder of Swatantrata Party. दो बातें तो बड़ी इंपॉर्टेंट है इनके बारे में कि एक तो ये फर्स्ट गवर्नर थे इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया के। दूसरी बात, पहले भारत रत्न अवार्डी भी थे, रिसिपिएंट भी थे, मतलब इनको पहला भारत रत्न इन्हीं को मिला था। राइट, आई थिंक वी हैव डन सो फार, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अब